दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई ये एग्ज़ाम पेपर लेकर एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है और 4th सेमेस्टर का है। जिनके बैक लगी हुई थी उनका पेपर है। कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट मैकेनिक और एक्सीलेटर मैकेनिक है। इन सब के लिए कॉमन पेपर होता है और ये पेपर जो है ये 7 अक्टूबर 2021 का पेपर है और इवनिंग सेशन में दोस्तों ये पेपर हुआ था। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है और आप अभी रिसेंटली एग्ज़ाम देकर आए हैं तो अपनी आंसर की चेक कर लीजिए आपके कितने सही हो रहे हैं और क्या आप पास की कैटेगरी में है या नहीं है। सटीक आंसर आपको बताएंगे, एक तरह से समझ लीजिए कि ऑफिशियल आंसर की तरह ही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि एक लाइनमैन 30:1 के यांत्रिक लाभ के साथ पुली ब्लॉक का उपयोग करता है तो उसके द्वारा खींचे गए 900 किलोग्राम भार पर लागू बल की गणना करें। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ की परिभाषा बता दूं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है उठाया गया भार और लगाया गया एफर्ट यानी प्रयास। शॉर्ट में एम ए बराबर W/P होता है। ठीक है, उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास का अनुपात यांत्रिक लाभ कहलाता है। अब यहाँ पर हमें एक रेशियो दिया है 30:1। ध्यान रखना मैकेनिकल लाभ शब्द ही दे दिया, इसका मतलब होता है कि प्रयास से ज़्यादा भार हमेशा उठाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है 30:1 में। ये सीधी सी बात ये है कि 30 जो है ना वो उठाया गया भार है, ठीक है, और 1 जो है ये लगाया गया प्रयास है। यानी एक एग्जाम्पल दिया है हमें छोटा सा कि वो 1 किलोग्राम का अगर प्रयास लगा दे तो 30 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। तो 900 किलोग्राम का भार उठाने के लिए प्रयास कितना लगाना होगा ये सवाल पूछा गया। आप इसको यांत्रिक लाभ निकाल दीजिए तो यांत्रिक लाभ कितना बना 30। 30/1 करते हैं तो 30 आएगा। अब आप इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। हमसे लगाया गया प्रयास पूछ रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, उठाए गए भार में यांत्रिक लाभ का भाग दे देंगे। देखो भार उठाना है 900 किलोग्राम का, यांत्रिक लाभ हुआ था 30 किलोग्राम का। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, आपका उत्तर आएगा 30 किलोग्राम। यानी 30 किलोग्राम का वो प्रयास लगाकर 900 किलोग्राम का भार उठा सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों निवेदन करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं। अगला सवाल, 240 वोल्ट सप्लाई पर 2400 वाट के साथ एक घर की वायरिंग का भार पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। यूनिटी पावर फैक्टर पर यानी इकाई पावर फैक्टर हो तब कुल भार की करंट कितनी होगी। साथियों पावर फैक्टर इकाई हो या डीसी हो तो करंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है I = P/V। अगर पावर फैक्टर इकाई नहीं होता ना तब फॉर्मूला बनता P/V × cos φ या cos φ और दिया हुआ होता आपको। ठीक है, तो लोड करंट के लिए फिर उसको अपन साथ में इंक्लूड कर लेते। अब तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन है आप सभी के लिए है। 2400 वाट है और 240 वोल्ट का आपको इसमें भाग देना है तो अपना जो आंसर आएगा वो 10 एम्पियर आ जाएगा। आपका यहाँ पर सी उत्तर सही रहेगा। क्या आप सी करके आए हैं हमें ये ज़रूर बताना। अगला सवाल है, एक स्क्रू जैग 5 किलोग्राम के प्रयास से 500 किलोग्राम भार को उठाता है, इसके यांत्रिक लाभ की गणना करो। अब देखो कितना अच्छा और आसान क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन भी इसी पर टिका हुआ था और तीसरा भी इसी का दे दिया। यानी एक अगर फॉर्मूला याद है तो आप दोनों कर सकते हो और आराम से पास हो सकते हो। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया मैकेनिकल एडवांटेज का, उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। 500 किलोग्राम का भार उठाता है 5 किलोग्राम के प्रयत्न से। इसका मतलब इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, 100 हो गया। ए उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 100 का हमें यांत्रिक लाभ यहाँ पर मिलता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी के लिए 75 किलोग्राम भार को अगर खिसकाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की कोई आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों ये ऊर्जा और कार्य शक्ति ऊर्जा वाला जो टॉपिक है ना, उनमें से क्वेश्चन आया है। अगर आपके पास बुक है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप देखेंगे तो आपको एनर्जी के बारे में बुक में जो है वो साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा और स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कोई मशीन 75 मीटर किग्रा प्रति सेकंड, तो बात हो गई ना, मीटर किग्रा प्रति सेकंड भार को उठाती है तो उसे अश्व शक्ति कहा जाता है। पहली बात तो ये। लेकिन अगर मीटर किग्रा प्रति सेकंड दे रखा है तब तो वो मीटर प्रणाली की अश्व शक्ति कहलाती है। अगर वहीं अपन बात करें फुट पाउंड सेकंड में, यानी यहाँ पर 1 सेकंड 1 फुट और पाउंड में वज़न दिया हुआ होता जो कि 550 पाउंड होता है, तब अपना HP आता ब्रिटिश वाला। बस इतना सा ध्यान रखो, ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी अभी हमें इसका सी उत्तर करना है। HP मीट्रिक में होती है। अगला सवाल, हेक्साडेसिमल संख्या की आधार प्रणाली कितनी है, आधार संख्या कितनी होती है। हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और बाइनरी का 2 होता है ना। चारों का आधार याद रखना, ये तो सभी को आता होगा। और दोस्तों अगला सवाल पूछा कि एक वर्ग का विकर्ण क्या होगा जब वर्ग की भुजा जो है वो A हो। तो ये भी एक मैं कहूँगा कि साधारण फॉर्मूला है, ठीक है ना। सीधे सीधे फॉर्मूला ही दिया हुआ होता है। मैं आपको 2-3 बता दूं। वर्ग का क्षेत्रफल यानी जो एरिया होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है भुजा की स्क्वायर यानी A²। जब इसके विकर्ण ज्ञात करने की बात आती है, विकर्ण क्या होता है दोस्तों, विकर्ण ये है, मान लीजिए ये स्क्वायर है तो डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं। ये ज्ञात करने की बात कर रहा है तो A और A होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा, ठीक है। आपका यहाँ पर A उत्तर सही होगा, √2 इंटू भुजा करना है आपको। अगला सवाल है कि एक खोखली पाइप का गुरुत्वाकर्षण केंद्र हमेशा कहाँ पर होता है। तो दोस्तों इसका C आएगा, केंद्र एक्सिस पर, यानी उसका सेंटर का जो X होगा ना वहाँ पर उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र होगा। और नेक्स्ट पूछा है कि साधारण प्रतिक्रिया के घर्षण बल के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों घर्षण बल जनरली 3 प्रकार के हम देखते हैं, यानी परिभाषिक तौर पर अगर बात करें तो घर्षण बल हम 3 तरह के लेते हैं, जिसमें पहला है स्टैटिक घर्षण, दूसरा होता है गतिज घर्षण और तीसरा होता है सीमांत घर्षण, ठीक है। ये रोलिंग घर्षण तो वही है जो रोल करती हुई चीज़ों पर लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना अपना D रहेगा, स्टैटिक घर्षण आएगा, क्योंकि ये यूँ कह रहा है साधारण प्रतिक्रिया का मतलब यही माना जाता है, ठीक है ना। साधारण प्रतिक्रिया का मतलब है कि उसमें कोई प्रतिक्रिया मिली नहीं। तो स्थिर वस्तु पर जब भी कोई बल लगाते हैं और उसमें कोई विस्थापन हुआ ही नहीं तो इसे स्टैटिक बल घर्षण बोलते हैं। जबकि डायनेमिक बोलते हैं कि गतिशील वस्तु पर काम कर रहा है, जैसे कोई चल रही है वस्तु तो वो साधारण तो नहीं है ना, गतिमान जो है वो साधारण नहीं हो सकती, ठीक है। D उत्तर आएगा इसका, स्टैटिक घर्षण करेंगे हम इसका। अगला सवाल है निम्न में से कौन से त्रिभुज हमेशा समान होते हैं। तो ये सवाल ही मुझे थोड़ा सा अलग ही लगा। त्रिभुज हमेशा समान होते हैं ये नहीं है, सवाल ये है कि कौन से त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है ना, या जो भी इसमें सवाल पूछा है। तो देखो समबाहु इसका मेरे हिसाब से उत्तर होना चाहिए, जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तीनों भुजाएं बराबर इसी की होती है। क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश की तरफ देखना पड़ेगा, क्या था कंप्लीट क्वेश्चन, तभी इसका उत्तर अपन कर पाएंगे। अगला सवाल पूछा अस्थायी संतुलन किसका उदाहरण है। दोस्तों संतुलन होते हैं 3 तरह के, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल या अस्टेबल भी बोल दो, एक ही बात है, और तीसरा होता है न्यूट्रल यानी उदासीन। स्टेबल बोलते हैं इसको जो अपने आधार पर टिका हुआ हो, ये बेस कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अनस्टेबल बोलते हैं जो अपने मुख पर टिका हुआ हो, इसको अपन कोण पर टिका हुआ बोल सकते हैं, ये जो है ना ये अनस्टेबल है। और न्यूट्रल होता है जो साइड में टिका हुआ, यानी ये है ना इस तरह से, ये न्यूट्रल कहलाएगा। तो अब देखो इसका जहाँ तक मेरा क्योंकि थोड़ा सा
हिंदी में लिखा हुआ है तो कम समझ में आ रहा है, फिर भी ए उत्तर करेंगे। उसके मुख पर क्यूब रेस्टिंग हो, यानी कोण जो है ना वो मुंह पर टिका हुआ हो ऐसे उल्टा, तो ये असंतुलित कहलाता है, क्योंकि ये टिकेगा नहीं, थोड़ी देर भी गिर जाएगा नीचे की तरफ, है ना। और एक जो यूं है इस तरह से बेस पर टिका हुआ हो तो ये संतुलित कहलाता है ना। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मोटर की क्षमता ज्ञात करें। क्षमता का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना एफिशिएंसी है, इंग्लिश की तरफ देखोगे तो पता लग जाएगा। जो 5 HP मीट्रिक में आउटपुट देती है, जबकि 5 किलोवाट इनपुट में प्राप्त करती है, तो दक्षता के लिए तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि फॉर्मूला है आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि आउटपुट हमें HP में दिया गया और इनपुट दिया गया किलोवाट में, एंड दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया होगा, एक जैसा समझ लिया होगा, उत्तर 100% कर दिया होगा, तो भाई आपका बिल्कुल गलत है। क्या करना था कि HP को हम किलोवाट में बदल सकते थे। मीट्रिक दिया हुआ है ना, तो 1 HP में 735.5 वाट होते हैं, इसमें 1000 का भाग दे दो, यानी 0.735 या 7355 से आप 5 को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देते, आपका उत्तर आ जाता। और जो आंसर है दोस्तों वो कितना आएगा, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना, 3.67 आएगा। तो 3.67 किलोग्राम में आपको 5 का भाग देना था, प्रतिशत में दक्षता आ जाएगी। और अगर नहीं कर सकते तो ये पहले काट लो प्रतिशत वाला, ठीक है। 20 से गुना कर दो 3.67 को, तो इसमें जो निशान लगाया हुआ है ये बिल्कुल सही उत्तर है। 73.5% इसकी एफिशिएंसी होगी। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि बल जो है ये इसकी परिभाषा क्या होती है, तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है वैसे तो, ठीक है ना। त्वरण को इंग्लिश में एक्लेरेशन बोलते हैं, और वैसे परिभाषिक तौर पर त्वरण जो होता है ना वो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर आप वेग भी कर सकते हो। ध्यान रखना गति के बारे में नहीं करेंगे, गति और वेग में अंतर होता है, ठीक है। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है एक्चुअल में तो, लेकिन फिर भी ऑप्शन नहीं है तो फिर हम वेग कर सकते हैं। और आगे दोस्तों घनत्व की इकाई पूछी, इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं ना। देखो घनत्व जो होता है ना ये द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान जो होता है ना ये या तो ग्राम में हो सकता है, या पौंड में हो सकता है, या किलोग्राम में हो सकता है। आयतन जो है ये अपना घन सेंटीमीटर में हो सकता है, घन फुट में हो सकता है और घन मीटर में हो सकता है। इसलिए घनत्व की जो इकाइयाँ हैं वो 3 इकाइयाँ बनती हैं। एक बनती है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, एक बनती है पौंड प्रति घन फुट, और एक बनती है किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं है, ए उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, किग्रा प्रति mm² कर देंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें है सी ऑप्शन है सामने, सॉरी ये रहा, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। सी उत्तर करेंगे, स्पष्ट ये रहा सी आएगा, सॉरी भाई, ठीक है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, किग्रा वाले में घन मीटर आना चाहिए था, ठीक है, ये नहीं आएगा। और इसमें देखो घन मीटर दे रखा है तो इधर किलो न्यूटन दे दिया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें तो देखो वर्ग इकाई लगी हुई है, तो वर्ग तो क्षेत्रफल की होती है, घनत्व की इकाई नहीं होती है। अगला सवाल है SWL का अर्थ बताएं। लोड के बारे में 2 होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक SWL होता है, एक NWL होता है। S का मतलब है सेफ वर्कलोड और N का मतलब होता है नॉर्मल वर्कलोड। और आगे दोस्तों सवाल पूछा फ्यूज क्या है। देखो हम सब जानते हैं फ्यूज एक रक्षक युक्ति है, प्रोटेक्टिव डिवाइस की श्रेणी में आएगा, ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु है, ये सी उत्तर, इसमें गलत निशान लगाया हुआ है, ध्यान रखना। कांसे में कॉपर और टिन होता है, ठीक है ना। कॉपर जिंक जो होता है इससे ब्रास बनता है, ब्रास यानी पीतल, ठीक है। पीतल में कॉपर और जिंक होता है, जबकि कॉपर टिन कांसे का आएगा। कांसे को इंग्लिश में ब्रोंज बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंज में कॉपर और टिन होता है। कार्य करने की दर पूछा है तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ठीक है ना। पावर उत्तर आएगा इसका, बी ऑप्शन सही रहेगा। और ऊर्जा जो होती है ना ये कार्य करने की कैपेसिटी होती है, रेट नहीं होती। कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है। 1 घन मीटर पानी पूछा है तो दोस्तों 1000 लीटर के बराबर होता है।
ये बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बैरोमीटर का उपयोग है तो बैरोमीटर दाब नापने के काम आता है, ठीक है ना। ए निशान गलत लगाया हुआ है, इसमें डी उत्तर आएगा। बैरोमीटर प्रेशर मापने के काम आता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलिए। दोस्तों सेंटीग्रेड के लिए फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। ये शॉर्ट फार्मूला बनाया हुआ है, कंप्लीट फार्मूला तो ये है कि डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 F -32/180 होता है, लेकिन दोनों को 20-20 से अपन के भाग दे सकते हैं तो संख्या छोटी हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना। मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, 37 डिग्री उत्तर आएगा, ठीक है, जो कि मानव शरीर का सामान्य तापमान भी माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आपका डी उत्तर सही होगा। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि एक ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र किस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों इसका उत्तर आएगा बी, मास। मास यानी द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ठीक है। अलग अलग ये वस्तु के भार की बात करता है कि उसमें कितना भार है, ठीक है, लेकिन भार उत्तर नहीं करना है, ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन आएगा, द्रव्यमान आएगा, मास आएगा, 100% बिल्कुल सही है ये। अगला सवाल है कि आघातरोधक स्टील जो है उसके पास क्या होना चाहिए। देखो आघातरोधक को इंग्लिश में मेलिएबल बोलते हैं, यानी जिसको हम आसानी से फोर्जिंग कर सकते हैं, जिसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, सीट के रूप में बना सकते हैं, जिसकी चादर बनाई जा सकती हो, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है। देखो निम्न टेंसाइल बल नहीं कर सकते, कठोरता निम्न नहीं कर सकते, है ना, और डी कर देंगे नॉर्मल कठोरता। इसका उत्तर ठीक ठाक लग रहा है मुझे, क्योंकि स्पष्ट तो इन्होंने नहीं दिया कहीं पर भी, है ना, ठीक है। वैसे कठोरता का मतलब भी ये होता है कि आसानी से घिसती कटती या मुड़ती नहीं है, तो फिर सीट के रूप में कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन नहीं है तो इसमें अपन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहेंगे। और अगला सवाल है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है, यानी किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, और जड़त्व का मतलब इंग्लिश में इनर्शिया होता है, ठीक है। इन्होंने क्या हिंदी नहीं दी, यहाँ पर इंग्लिश दे दी, तो ए उत्तर आएगा। इनर्शिया का नियम भी इसको बोलते हैं। जड़त्व का नियम ये कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहती है, या फिर गतिमान है तो गतिमान ही रहती है, जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, अपना जड़त्व छोड़ती नहीं है वो, कहने का मतलब ये होता है। तो इसका ए उत्तर आएगा, इनर्शिया नियम करेंगे। और अगला सवाल पूछा कि 8 जो है वो किसका आधार है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ऑक्टल का होता है, बाइनरी का 2 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 और डेसिमल का 10 होता है। अभी तो करवाया है, इसी में आया था। और डेसिमल संख्या 18 को बाइनरी में बदलना है, तो डेसिमल को बाइनरी में बदलते समय क्या करना है, 2-2 का भाग देना होता है और शेष फल को लिखते जाया करो, ठीक है ना। जब शेष फल को अपन लिखते जाएंगे साइड में तो फाइनली हमारे पास उत्तर आ जाएगा, और उन शेष फलों को उल्टे क्रम में लिखना है। 110 इसका उत्तर आएगा, 10010, यानी आपका सी उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों ये आए थे 25 क्वेश्चन। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करो ताकि वो भी अपने आंसर के मिलान कर लेवे। डिस्क्रिप्शन में हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना।